नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे फाइनल रिपोर्ट और मैं हूं आपके बीच आशीष पांडे। अगर सरकार सहमति बनाने में सफल हुई तो 2029 की लोकसभा का स्वरूप बदला बदला नजर आएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र की मोदी सरकार दो बड़े बदलाव की तैयारी में जुटी है। पहला यह कि लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करना और फिर महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण को लागू करना। यानी लोकसभा की सीटें अगर 816 हो जाती हैं तो उनमें महिला सांसदों की संख्या 273 हो जाएगी। संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें 2034 की बजाय 2029 के लोकसभा चुनाव में ही आरक्षित हो सकती हैं। जी हां, 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार बड़े बदलाव की तैयारी में जुट गई है और माना जा रहा है कि सरकार मौजूदा सत्र में लोकसभा परिसीमन के साथ साथ महिला आरक्षण वाला बिल भी ला सकती है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आम सहमति बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। दोनों बिल पर आम सहमति के लिए गृह मंत्री अमित शाह एनडीए के साथ साथ गैर कांग्रेसी विपक्ष दलों के साथ बैठक शुरू कर दिए हैं। इस मुद्दे पर अमित शाह ने वाईएसआर, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी के साथ चर्चा की है। इसके अलावा आरजेडी, एआईएमआईएम, बीजेडी, शिवसेना, यूबीटी से भी बातचीत की है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको लेकर कांग्रेस से फिलहाल कोई चर्चा नहीं की है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पिछले हफ्ते पत्र लिखकर महिला आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के लिए कहा था, जिस पर खड़गे ने इसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही थी। वैसे संकेतों से साफ है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस महिला आरक्षण लागू करने की पहल का समर्थन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस ने तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पारित होने के समय ही इसे तत्काल लागू करने की आवाज उठाई थी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले ही सरकार से 2029 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू करने की मांग की थी। वहीं विपक्षी खेमे के अन्य प्रमुख दल तृणमूल कांग्रेस के साथ ही वामपंथी दलों को भी महिला आरक्षण संशोधन बिल समर्थन करने में शायद ही कोई दिक्कत होगी। हाँ, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और डीएमके जैसे दलों की ओर से महिलाओं के लिए आरक्षण कोटे से ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लिए अलग से कोटे उठाने की मांग की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एमपी की कुंभ नगरी उज्जैन के महाकाल मंदिर के आसपास अवैध निर्माणों पर प्रशासन ने कड़ा रुख दिखाते हुए उन्हें बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई मंदिर के पास मुस्लिम बहुल बेगमपुर में की गई है और इस दौरान 16 मकान जमींदोज कर दिए गए हैं। प्रशासन के गरजते गरजते बुलडोजरों ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के आसपास खड़े किए गए अवैध निर्माणों को एक एक कर धूल धूसरित कर दिया। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मिले स्टे की समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रशासन ने ये बुलडोजर कार्रवाई की और मुस्लिम बहुल इलाके बेगमपुर में अवैध रूप से बनाए गए 16 मकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की थी। नीलकंठ गेट के पास बुलडोजर और पोकलेन मशीनों की मदद से अवैध निर्माण के खिलाफ तोड़फोड़ कार्रवाई की गई। इस बुलडोजर कार्रवाई की जानकारी देते हुए उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि उज्जैन विकास प्राधिकरण ने ऐसे करीब 16 मकानों की पहचान की थी जिनकी लीज समाप्त हो चुकी थी, जिसके बाद नगर निगम यूडीए की ओर से संयुक्त कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के दौरान 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ 3 थाना प्रभारियों को भी तैनात किया गया। इलाके के सकरी गलियों में बैरिकेडिंग की गई और सीसीटीवी व ड्रोन कैमरे की लगातार निगरानी भी रखी गई। देखिए, जैसा आपको विदित है, सिंघर्ष 2028 के लिए विकास के कार्य चल रहे हैं। उसी के क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो है हरी फाटक पुल के चौड़ीकरण का कार्य है। अभी वर्तमान में 2 लेन है, उसको 4 लेन और बनाया जा रहा है। कुल मिला के 6 लेन पुल ये बनेगा
उसी के लिए जो है यहाँ पे जो मकान आ रहे हैं उसके सीमा में उनको आज हटाने की कार्रवाई की गई है। और जैसा आप देख पा रहे हैं कोई सहयोग सभी लोगों का मिल रहा है और ये बहुत ही सुखद विषय है कि सभी लोग खुद ही अपने हाथों से जो है मकानों के छज्जे वगैरह हटा रहे हैं जिससे कि विकास के कार्य जो है प्रदस्त हो सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं कि किस तरह से संघर्ष 2028 को और बेहतर तरीके से किया जा सके जिससे कि एक अलौकिक संघर्ष जो है वो हो सके और आगे भी हमारे इसी तरह के विकास कार्य जारी रहेंगे। जल्दी से जल्दी ये कार्य हमारे गुणवत्तापूर्ण हो चुके, इसके लिए प्रतिदिन हम लोग प्रयासरत हैं और जहाँ पे भी समय मिलता है सुबह शाम जब भी समय मिलता है हम लोग आकर कार्यों की स्थिति देखते हैं कहाँ पे, क्योंकि कई इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के इश्यूज होते हैं, एनओसीज का विषय होता है। जानकारी के मुताबिक 1985 में यूडीए ने एक आवासीय योजना शुरू की थी। योजना के तहत फ्रंट के मकान आवासीय उपयोग के लिए आवंटित किए गए थे, लेकिन समय के साथ लीज शर्तों का उल्लंघन किया गया, जिसके बाद मामला कोर्ट में गया, जहां सुनवाई के बाद करीब 25 निरस्त कर दी गई। यूडीए के सीईओ सोनी ने बताया कि कई भूखंडों का अवैध विभाजन भी किया गया है, जिससे लगभग 90 से 95 निर्माण खड़े हो गए। पूर्व में भी कुछ निर्माण हटाए जा चुके हैं। आज की कार्रवाई में 11 भूखंडों पर बने 16 अवैध निर्माणों को हटाया गया है। हटाए गए भूखंडों का कब्जा यूडीए के पास ही रहेगा। सीईओ के अनुसार हरी फाटक ब्रिज के चौड़ीकरण और महाकाल मंदिर में पहुंच मार्ग को व्यवस्थित करने के लिए इस जमीन का उपयोग किया जाएगा। अवैध निर्माणों को ध्वस्तीकरण के दौरान किसी तरह के हंगामे को रोकने के लिए आसपास के इलाके को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। इसके लिए आसपास के गलियों में बैरिकेडिंग की गई थी। वहीं महाकाल मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को भी किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। इसके लिए आने जाने के लिए एक मार्ग खुला रखा गया था। साथ ही पूरे क्षेत्र की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन की तैनाती की गई थी। इंडिया डेली के लिए विजेंद्र की रिपोर्ट। और दिल्ली में स्पेशल स्टाफ ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 85 लाख रुपए की लूट के आरोपी को धर दबोचा है। कार्रवाई के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस टीम ने बहादुरी दिखाते हुए आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार की देर रात राजधानी दिल्ली का आईटीओ इलाका ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठा। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने 85 लाख की लूट के आरोपी कुख्यात बदमाश अजय उर्फ कालिया की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की, तो कालिया ने आनन फानन में पुलिस पर ही फायरिंग कर दिया। एक गोली तो इंस्पेक्टर को भी निशाना बना लिया था, लेकिन गनीमत रही कि गोली बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी और इंस्पेक्टर सुरक्षित बच गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारी और उसे काबू कर लिया। घायल आरोपी को तुरंत एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके से पुलिस ने अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस, खाली खोखे और चोरी की स्कूटी और मोबाइल फोन बरामद किया है। जांच में पता चला कि आरोपी दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में कई लूट और हत्या के मामलों में शामिल रहा है। दिल्ली पुलिस का खासकर सीपी साहब के डायरेक्शंस के बाद गैंगस्टर्स पे, ऑर्गेनाइज क्राइम पे और खासकर लेफ़्ट ओवर क्रिमिनल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। अगर कोई बड़ा क्राइम हो जाता है, उसमें अगर कोई 1-2 इनिशियल लोग पकड़े जाते हैं, तो जो मेन कॉन्स्पिरेटर हैं वो हमारे रडार से बाहर ना चले जाएं, उस पर बहुत फोकस रहता है। तो इसी के तहत शास्त्री पार्क में 9 फरवरी को एक बहुत ही सेंसेशनल आर्म्ड रॉबरी हुई थी, जिसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व थे और उनका जो मेन कॉन्स्पिरेटर था वो गिरफ्त से बाहर था। तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम को मिली। मेरे साथ हमारे एडिशनल डीसीपीज ऋषि और प्रशांत हैं और हमारे एसीपी ऑप्स पदम सिंह साहब और इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ रोहित और इंस्पेक्टर एटीएस रघुवीर हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जब हमारी टीम को मिली तो ऑल ऑफ अस सैट टुगेदर और ये हमने प्लान किया कि किस तरीके से अगर ये बदमाश हमारे एरिया के थ्रू ट्रैवर्स करेगा तो हमें किसी भी तरीके से इसको गिरफ्त में लेना है।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना मिली थी कि 85 लाख रुपए की लूट में वारंटेड कुख्यात बदमाश अजय उर्फ कालिया अपने साथियों से मिलने और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम एक्टिव हुई। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और स्पेशल स्टाफ टीम ने करीब 12 बजे आईपी एस्टेट के पास घेराबंदी की। तभी एक स्कूटी संदिग्ध आता हुआ दिखा। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन उसने भागने की कोशिश की। खुद को गिरता देख आरोपी ने पिस्टल निकालकर पुलिस टीम पर लगातार 4 राउंड फायरिंग कर दी। लेकिन जवाबी कार्रवाई के बाद पुलिस ने न सिर्फ कालिया को गिरफ्तार किया, बल्कि एक बड़े अपराध को होने से पहले ही नाकाम कर दिया। जो अक्यूज़ड है वो अजय एलियास कालिया है। उसके बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। उसकी उम्र 34 साल है। वो उस्मानपुर का रहने वाला है और अमूमन ऐसी वारदातों में वो इन्वॉल्व रहा है 2013 से। उसके ऊपर पुराने मर्डर का केस भी है, आर्म्ड रॉबरी का केस है, डकैती का केस है और सिर्फ हमारे यहीं नहीं, दिल्ली में ही नहीं, यूपी में भी, गाज़ियाबाद, साहिबाबाद जैसे इलाकों में भी वो इन्हीं सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है। ये वाला जो शास्त्री पार्क का जो वारदात है जिसमें आर्म्ड रॉबरी हुई और 80-85 लाख की लूट इसमें की गई है, तो उसके अंदर मेन कॉन्स्पिरेटर ये है। जो लड़के थे इसने सप्लाई किए, जो आर्म था इसने सप्लाई किया और ये अभी जो पाया गया है हमारे साथ एक्सचेंज ऑफ फायर में, जिस 2 व्हीलर पे जो एक स्कूटी है वो भी मालवीय नगर से चोरी है। फर्दर इससे रिकवरी कराने की भी हमारी टीम कोशिश करेगी, क्योंकि लूट की वारदात से शायद कुछ अमाउंट नॉर्थ ईस्ट ने रिकवर कर लिया था, बट मोस्ट अमाउंट अभी बाकी है, तो हमारी टीम उसके लिए भी ट्राई करेगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। लेकिन इस मुठभेड़ ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस की सतर्कता और बहादुरी को साबित कर दिया है। दिल्ली के आईटीओ इलाकों के पास देर रात स्पेशल स्टाफ और एक कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश अजय उर्फ कालिया ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें एक गोली इंस्पेक्टर की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी, लेकिन वो सुरक्षित रहे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी को घायल कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर 85 लाख रुपए की लूट समेत कई संगीन मामलों में शामिल होने का आरोप है। कैमरामैन रविंदर के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली। जम्मू कश्मीर में पर्यटन सीजन से पहले सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। सरहद पर बीएसएफ की 7 अतिरिक्त बटालियन और एसओजी की 350 कमांडो की तैनाती के बाद अब अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। सरहद पार की नापाक साजिशों को नाकाम करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों के इनपुट्स मिलने के बाद जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सुरक्षा सख्त करने के निर्देश दिए गए। प्रदेश में पर्यटन पूरी तरह से पटरी पर लौट रहा है। अब ऐसे में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। इस बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान जहाँ आने वाले महीनों में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए व्यापक रणनीति तैयार की गई। मार्च का महीना खत्म होने वाला है और अप्रैल की शुरुआत में ही पर्यटकों का तांता कश्मीर घाटी में लगा रहता है। इसमें अगर देखा जाएगा बच्चों के एग्जाम जो जम्मू कश्मीर के बाहर जो अलग अलग राज्य है वहाँ पे बच्चों के एग्जाम्स भी खत्म हुए और उसके साथ साथ आए दिन जो है अब तापमान में भी बड़ी जो तापमान है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिससे कहीं ना कहीं लोग जो है अपनी वैकेशंस के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ
सर्द जगहों पर जाते हैं, यानी कि पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं। उसमें कश्मीर में भी हमने देखा पिछले साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग पर्यटक जो है वो कश्मीर घाटी का रुख करते हुए नज़र आए, और उसमें जो है कश्मीर का रुख करते हुए नज़र आए। और उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा कि पहाड़ी इलाकों, चाहे हम ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करेंगे जहाँ पे खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए पर्यटक नज़र आते हैं, जिसमें पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर का डल लेक या बाकी अलग या दूध पत्री की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे नज़र आते हैं। आपको बताते चले कि पिछले साल अगर देखा जाएगा, पिछले साल इसी कश्मीर घाटी के पहलगाम के इलाके में एक आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले में 20 से ज़ायद पर्यटकों को बेरहमी से कत्ल किया गया। सुरक्षा को लेकर खासतौर पर ऊंचाई वाले और जंगलों से घिरे इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बर्फ पिघलने के बाद इन क्षेत्रों में आतंकी गतिविधियों की आशंका बढ़ जाती है, जिसे देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए सेना, अर्धसैनिक बल और स्थानीय पुलिस के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया। बैठक में जम्मू कश्मीर पुलिस के आधुनिकीकरण और आगामी वित्तीय वर्ष के बजट की भी समीक्षा की गई। सरकार का फोकस है कि सुरक्षा बलों को आधुनिक तकनीक और संसाधनों से लैस किया जाए ताकि वो हर चुनौती का सामना कर सके। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा कश्मीर घाटी में जितने भी पर्यटन स्थल है वहाँ अभी तक 1 जनवरी से लेकर अभी तक काफ़ी टूरिस्ट का फ्लो जो है हमें देखने को मिला। चाहे विंटर सीजन की अगर बात करेंगे, विंटर सीजन में रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिस्ट जो है वो कश्मीर घाटी आ चुके हैं। गुलमर्ग फुली पैक था। पहलगाम के होटल्स के साथ साथ पोनी वाले या कार जो भी टूरिस्ट जो टूरिज्म डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं वो फुली पैक थे। तो अब ऑफिशियल्स का कहना है कि आने वाले दिनों में जो है कश्मीर घाटी में फिर से टूरिस्ट फुटफॉल जो है वो बढ़ने वाला है। उसी को नज़र रखते हुए कल यूनियन होम सेक्रेटरी ने एक मीटिंग बुलाई, एक इजलास बुलाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जिसमें तमाम तर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ बाकी पुलिस ऑफिशियल्स और चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू भी मौजूद है। सख्त हिदायत दी गई है कि जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन कश्मीर घाटी में है वहाँ पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी होनी चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया जो हायर जो माउंटेन एरियाज है जहाँ पे अभी आतंकियों की मूवमेंट जो है वो हो रही है, क्योंकि बर्फ भी पिघलने वाली है। अब आतंकियों की मूवमेंट हायर रीजन में ज़्यादा देखने को मिलेगी। वहाँ पे एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में तेज़ी लाई जाए ताकि जो भी आतंकी यहाँ पे कश्मीर घाटी में बचे हुए हैं उनको भी जो है न्यूट्रलाइज किया जाए। पिछले कुछ सालों में कश्मीर में पर्यटन तेजी से बढ़ा। हालांकि बीच में पहलगाम की घटना से इस वक्त में थोड़ा ठहराव जरूर देखने को मिला। ऐसे में सरकार चाहती है कि पहलगाम की पुनरावृत्ति ना हो और देश विदेश से पर्यटकों के आने का सिलसिला निर्बाध रूप से चलता रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हर स्तर पर सतर्क हैं। सरकार का मानना है कि मजबूत सुरक्षा व्यवस्था से न सिर्फ पर्यटकों का भरोसा बढ़ेगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी, ताकि जम्मू कश्मीर स्टेट जो है एक पीसफुल यूटी बने और इसके साथ साथ जो टूरिस्ट यहाँ पे उनको भी किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े। उसके साथ साथ हमने देखा अभी तक जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, चाहे हम डल लेक की बात करें, टुलिप गार्डन की बात करें, बादामवारी की बात करें, पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग, दूध पत्री, जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी चेक नाका पॉइंट्स भी लगाए गए हैं और उसके बावजूद भी कल हिदायत देने के बाद जो है फिर से एक बार जो है सिक्योरिटी ग्रिड को मजीद टाइट किया जाएगा ताकि ऐसी घटना फिर से ना देखने को मिले। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, श्रीनगर। लखनऊ वासियों को आयतन लगने वाले जाम से राहत मिलने वाली है। 23 मार्च को योगी कैबिनेट की बैठक में लखनऊ से दुबग्गा चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी दे दी गई है और इस परियोजना के पूरे होने के बाद लखनऊ की ट्रैफिक समस्या को कम करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। यूपी सरकार ने राजधानी लखनऊ की ट्रैफिक समस्या को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में दुबग्गा चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसले के अनुसार लखनऊ हरदोई रोड स्थित दुबग्गा चौराहे पर करीब 1811.73 मीटर लंबा 3 लेन का फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इस परियोजना पर 305.31 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसे 15 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है। ये फ्लाईओवर कानपुर बाईपास से शुरू होगा, दुबग्गा चौराहे के ऊपर से गुजरते हुए IIM रोड तक जाएगा। इसके बनने के बाद हरदोई, सीतापुर,
मलिहाबाद, आगरा एक्सप्रेसवे और बालागंज की ओर आने जाने वाले लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी और यात्रा सुगम होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ की जाम की समस्याओं को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। लखनऊ दुबग्गा चौराहे पर 305 करोड़ के फ्लाईओवर निर्माण की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। लखनऊ और हरदोई रोड स्थित दुबग्गा चौराहे पर 1.80 किलोमीटर लंबा 3 लेन का फ्लाईओवर बनेगा, जो कि 15 महीने के अंदर इसकी मियाद पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। ये फ्लाईओवर कानपुर बाईपास से होते हुए दुबग्गा चौराहे के ऊपर से गुजरते हुए IIM रोड तक जाएगा। सोमवार को योगी कैबिनेट की बैठक में 35 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इनमें बुनियादी ढांचे और शहरी विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं, जो प्रदेश के विकास को गति देंगे। कैबिनेट ने वृंदावन योजना में प्रस्तावित इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर की लागत को बढ़ाकर 1435.25 करोड़ रुपए करने की मंजूरी भी दी। इस परियोजना में करीब 135 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत जोड़ी गई। इस सेंटर में 10,000 लोगों की क्षमता वाला कन्वेंशन हॉल, 2,500 क्षमता का ऑडिटोरियम, 5,000 लोगों के लिए भोजन और जलपान की सुविधा विकसित की भी जाएगी। साथ ही यहाँ पर 5 स्टार और बजट होटल भी बनाए जाएंगे, जिससे लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल बनाने के भी निर्णय लिए। इसके लिए राजस्व संहिता की धारा 80 में संशोधन हेतु अध्यादेश लाया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार अब यदि किसी भूमि का नक्शा संबंधित प्राधिकरण से पास हो जाता है, तो इसका लैंड यूज स्वतः परिवर्तित मान लिया जाएगा। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और प्रक्रियाएं आसान होंगी। जनपद लखनऊ में हरदोई मार्ग पर दुबग्गा चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण 1811 मीटर 1811.72 मीटर की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति। आप जानते हैं दुबग्गा पर सबसे ज्यादा जाम की स्थिति रहती थी। उससे निपटने के लिए सरकार ने ये फ्लाईओवर बनाने का आज प्रस्ताव पास कर दिया। इसकी अनुमोदित लागत जो है वो 305,31,37,000 है। दुबग्गा चौराहा लखनऊ के प्रमुख ट्रैफिक पॉइंट्स में से एक है, जहां रोजाना भारी जाम की स्थिति बनी रहती है। फ्लाईओवर बनने के बाद यहां पर ट्रैफिक सुचारू होगा, जिससे लोगों का समय बचेगा और ईंधन की खपत के साथ साथ प्रदूषण में भी कमी आएगी। से आने वाले जो कनेक्टिविटी जो एरियाज हैं, यानी मलियाबाद, सीतापुर, हरदोई, आगरा एक्सप्रेसवे और बालागंज जैसे लोग जो आवागमन करते हैं, कहीं ना कहीं इस फ्लाईओवर निर्माण से उनको जाम से राहत मिलेगी और यात्रा भी सुगम होगी। यानी 305 करोड़ की लागत से ये जो फ्लाईओवर बनने जा रहा है, कैबिनेट ने एक बड़ा निर्णय लिया है और राजधानी लखनऊ को एक बड़ी सौगात आने वाले समय में मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली, लखनऊ। धर्मनगरी काशी के विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने एलपीजी संकट के कारण अन्य क्षेत्रों के मेनू में कटौती की खबरों को पूरी तरह से भ्रामक और निराधार बताया है। ट्रस्ट का कहना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों के लिए 2 अन्य क्षेत्र चलाए जाते हैं और दोनों जगह भक्तों के प्रसाद बनाने के लिए गैस की कोई भी कमी या फिर किल्लत नहीं है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच देश के कई हिस्सों से एलपीजी संकट को लेकर खबरें आ रही हैं। ऐसी ही एक खबर भोले की नगरी काशी से आई है, जिसमें यह कहा गया है कि एलपीजी की कमी के कारण विश्वनाथ मंदिर की ट्रस्ट की ओर से चलाए जा रहे 2 अन्य क्षेत्रों में भक्तों के प्रसाद पर संकट पैदा हो गया है। लेकिन विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने इन खबरों का खंडन किया और इन खबरों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर के भक्तों के लिए 2 अन्य क्षेत्र चलाए जाते हैं और वाराणसी के इस मंदिर में भक्तों के प्रसाद बनाने के लिए गैस की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए भोजन बनाने वाले अन्य क्षेत्र को भी दिखाया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर द्वारा मुख्य रूप से 2 अन्य क्षेत्र संचालित किए जा रहे हैं। एक वह अन्य क्षेत्र है जिसके द्वारा जो धाम में पधारने वाले श्रद्धालु हैं उनको हम यहीं बैठाकर भोजन कराते हैं। उसमें करीब 3000 से ऊपर वहाँ श्रद्धालु प्रतिदिन भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा अन्य क्षेत्र जो मुख्य और बड़ा अन्य क्षेत्र है, टेढ़ी नीम स्थित हमारे भवन में चलता है, जहाँ के माध्यम से हम लोग संस्कृत विद्यालय में अध्ययनरत बच्चे हैं उनको भोजन प्रदान करते हैं।
जो अस्पतालों में लोग यहाँ भर्ती हैं, मरीज हैं, उनके जो परिजन आए होते हैं उनके लिए भोजन यहाँ से प्रेषित किया जाता है। और दंडी स्वामी सन्यासियों को हम यहाँ बुलाकर यहाँ आमंत्रित करके भोजन कराते हैं। आप जैसा जानते हैं कि विशेष रूप से संस्कृत विद्यालय में अध्ययनरत बटुक बालक और बालिकाएं जो होती हैं, उनका और दंडी स्वामी के लिए एक संवेदनशीलता का विषय है कि वो प्याज लहसुन वाला भोजन नहीं कर सकते। उनका भोजन वैदिक रीति से पकाया गया हो, उनका भोजन पकाते समय स्नान करने के बाद शुद्धिकरण के उपरांत ही रसोइये ने प्रवेश किया हो, यह आवश्यक शर्तें होती हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि अन्य क्षेत्रों में ईंधन की कोई कमी नहीं है और भक्तों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। अन्य क्षेत्रों में भोजन को लेकर कोई कटौती नहीं की गई है और बड़ी संख्या में भक्त पूरी तरह निःशुल्क प्रसाद ग्रहण करने पहुंच रहे हैं। जहां देश में इस वक्त एलपीजी को लेकर के जद्दोजहद चल रही है, वहीं काशी विश्वनाथ धाम का अन्य क्षेत्र आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। यहाँ पर प्रतिदिन 15 से 20 हजार लोगों का जो अन्न है, माता अन्नपूर्णा का प्रसाद है, बनता है और उसे वितरित किया जाता है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ काशी विश्वनाथ धाम से एसडीएम सर, किस प्रकार की तैयारी? विशुद्ध वैज्ञानिक तरीके से फार्मा इंडस्ट्री की जो रिसर्च हैं उनमें ये भोजन बनता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि भोजन की गुणवत्ता और पौष्टिकता बिल्कुल अंत तक बरकरार रहे। सारी जो भोजन बनाने की एसओपी है, जैसा कि आप देखेंगे वो सारी एसओपी बिल्कुल, वो सारी एसओपी वहाँ पे तय है कि किस चीज़ को बनाने का तरीका क्या रहेगा और इस एसओपी को पालन करते हुए ये भोजन को बनाया जाता है। कितनी संख्या की क्षमता है प्रतिदिन बनने की और वर्तमान में कितनी संख्या में भोजन बनाया जाता है? अभी प्रतिदिन करीब 15,000 मील पर डे हम बनाते हैं, क्योंकि 5500 विद्यार्थी हैं 63 गुरुकुलों को, उन लोगों को भोजन जाता है। इसके अलावा कई जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स में जो वहाँ के तीमारदार हैं उनको भोजन जाता है। इसके अलावा जितने काशी में दंडी सन्यासी हैं उनको भोजन जाता है। अगर भविष्य में किसी प्रकार की समस्या या किल्लत एलपीजी की देखने को मिलती है तो भी उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जो स्थानीय चीज है उसके उपयोग से भोजन को बनाया जाएगा और वितरित किया जाएगा, तो एलपीजी कहीं भी बाधा नहीं बन पाएगा। अन्य क्षेत्र के प्रबंधक शोभित पाठक का दावा है कि फिलहाल एलपीजी को लेकर कोई समस्या नहीं है और पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है। अन्य क्षेत्र में भक्तों को प्रसाद के रूप में सब्जी, चावल, रोटी, पापड़ और सेवई परोसी जा रही है। समय समय पर मेन्यू में बदलाव भी किया जाता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि आगे भी किसी भी किस्म की कोई समस्या न हो, इसके लिए जरूरी व्यवस्था की जा रही है। अपने यहाँ जो है गैस और इलेक्ट्रिक दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम लोग यहाँ पे जो है प्रसाद यहाँ पर बनाते हैं और सब ऑर्गेनिक है। हम लोग हाइजीन को मेंटेन करते हैं। इसके बाद हम लोग जो प्रोडक्ट जो खरीदते हैं, जैसे तेल हुआ, ग्रोसरी हुआ, ये सब जितने भी आइटम हैं ये सब हम लोग मानक के हिसाब से जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है वो यहाँ पर लेके हम लोग उसको बनाते हैं। यहाँ पे सब मशीनें, जैसे हमारे पास जो है वेजिटेबल को धोने की मशीन है, हमारे अनाजों को धोने की मशीन है, वेजिटेबल को काटने की मशीन है। उसके बाद सब जितने विषय हैं वो सब ऑटोमेटिक है। इसमें किसी भी मैन पावर का केवल सपोर्ट के नाम पर जो है वो सहयोग रहता है। बाकी सब मशीनें अपने आप ऑटोमेटिक चलती है। उसको मेंटेन हाइजीनिक जो हम लोग शुरू से अभी तक मेंटेन करते हैं। मिडिल ईस्ट की जंग में गैस को लेकर लोगों की चिंता जायज है। फिलहाल बाबा की नगरी आने वाले उनके भक्तों के प्रसाद पर कोई संकट नहीं दिख रहा है और बाबा विश्वनाथ मंदिर के दोनों अन्य क्षेत्र बिना किसी रुकावट के प्रसाद उपलब्ध करा रहे हैं। और इसी के साथ फाइनल रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।